हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th क्लास का जो आज केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, यानी जो प्रथम शाब्दिक एग्जाम हो रहा है बिहार बोर्ड द्वारा 12th क्लास का, उस एग्जाम का जो आज केमिस्ट्री के पेपर है, उस केमिस्ट्री के पेपर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया है 12th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड फर्स्ट टर्म एग्जाम 23 अगस्त 2024। आज 23 अगस्त को क्या हुआ, आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है। तो उस केमिस्ट्री के पेपर का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में कौन गैर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर गैर इलेक्ट्रोलाइट दिया, फिर यहाँ लिखा है नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं बोले निम्नलिखित में कौन असामान्य नहीं है, तो असामान्य नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, समान है। समान है, वो बताएं निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत भोटे बोलते हैं। तो वैद्युत भोटे क्या होता है, वैसे यौगिक जिनके विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो अपघटित हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा है जो अपघटित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया यूरिया नहीं होगा, बी दिया ग्लूकोज नहीं होगा, सी दिया इथेनॉल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। क्या होगा, एसिटिक अम्ल। इसलिए देखिए कैसे कंफ्यूज किया है क्वेश्चन में, यहाँ गैर भी लिखा या नहीं भी लिखा। इसलिए क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, तब सोच समझ के टिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, 1 कूलम बराबर होता है। तो हम लोग पढ़े थे लोग। अच्छा, यहाँ दिया ऑप्शन नंबर 96,500 फेरेड। बहुत लोग हमारा की ही टिक कर दिए होंगे। तो हम लोग पढ़े थे 1 फेराइडे में क्या होता है, 96,500 कूलम होता है। लेकिन हमें बोला है 1 कूलम में कितना फेराइड है, इसलिए नहीं होगा, गलत है। ऑप्शन बी दिया 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे सही है, तो हम लोग पढ़े होंगे लोग, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो होता है 6.24 × 10⁻18। हालांकि आप जब सॉल्व किए हो तो आपको मिला होगा 6.25 × 10⁻18। ये जो 6.25 लिखे थे 6.24 लिखे, एक दूसरे के पास ही ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघटन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्रमशः ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन बोले या अवकरण बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं शामिल है। ऑप्शन ए कैथोड एवं एनोड पर, ऑप्शन बी एनोड एवं कैथोड पर, सी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए चेक करते हैं। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, इसे आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर, अवकरण किस पर होता है, यानी अपचयन किस पर होता है, कैथोड पर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर। ओके, बाय द भूल गए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है कि जब NaCl से धारा प्रवाहित होती है तो Na कहा जाता है, Cl कहा जाता है। ये सब थोड़ा सा याद हो तब थोड़ा सा रफ करके भी आंसर बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर गलित NaCl, ध्यान दीजिए लोग, यहाँ पर NaCl का विलयन नहीं है, NaCl का जलीय विलयन नहीं है, गलित NaCl। ओके, ये वाला क्या है, ये मान लेते हैं गलित NaCl। यहाँ पर ये लिया गया है, ये क्या है, ये है गलित NaCl। अब इसका वैद्युत अपघटन कराना है तो इलेक्ट्रोड लेंगे। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लेते हैं। हम पढ़ते हैं जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसे बोलते हैं एनोड, और जिसको माइनस जोड़ते हैं उसे बोलते हैं कैथोड। तो ये वाला क्या है, ये वाला है एनोड, ये वाला क्या है, ये वाला है कैथोड। कैथोड लिख दीजिए। ओके, इसमें इधर ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। इधर धारा इधर आएगा तो इसमें होते हुए इधर जाएगा, तो ये माइनस है। तब जब ये माइनस की तरह काम करे, प्लस की तरह काम करा। और जब इसका वैद्युत अपघटन होगा तो हम पढ़े थे लोग कि Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। तो ये प्लस वाला किधर आकर्षित होगा, माइनस की ओर होगा, तो प्लस वाला जाता है माइनस की ओर और माइनस वाला जाता है प्लस की ओर। यानी सोडियम किस पर मुक्त होता है, कैथोड पर। किस पर मुक्त होता है, कैथोड पर। अब जब सोडियम कैथोड पर जाएगा तो क्या होगा, तो विलयन में सोडियम क्या था, मतलब गलित अवस्था में सोडियम क्या था, Na+ था। अब यहाँ Na+ से बन रहा है Na, क्या बन रहा है Na, तो Na+ से Na कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na बन जाएगा, क्या बन जाएगा Na। हालांकि इससे अभी कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ इतना देखकर आप बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है। आप लोग पढ़े होंगे लोग, जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो अवकरण होता है। तो बताइए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, और यहाँ पे कितना है, 0 है। तो जब +1 से 0 है तो घट रहा है ना, तो घटने की स्थिति में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटने की स्थिति में होता है अवकरण। क्या होता है, यानी यहाँ पे हो रहा है अवकरण। क्या हो रहा है, अवकरण। अवकरण बोले या अपचयन बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। तब बताइए अवकरण कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर। कहाँ हो रहा है, कैथोड पर, यानी हो रहा है कैथोड पर अवकरण। जब कैथोड पर अवकरण हो रहा है तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तब इसको वैसे दे सकते हैं Cl-F, और Cl- से Cl बनेगा। तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर -1, अब बाद में हो रहा है 0। तो -1 से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, नहीं क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, अवकरण होता है कैथोड। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, यूरेनियम को डैश के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, UF6। यानी UF6 से वैद्युत अपघटन हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, यूरेनियम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इससे भी यूरेनियम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसका अपघटन करके नहीं होगा, इसको एक अन्य विधि से होगा। ओके, चलिए
यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए डेल्टा एच, बी डेल्टा एच, सी डेल्टा जी, ऑप्शन डी ई है। ओके, तो 4 ऑप्शन दिया गया था। यदि आप उत्प्रेरक वाला टॉपिक पढ़े होंगे लोग कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर के उत्प्रेरक पर निर्भरता है केमिकल काइनेटिक्स में, तो आपको डेली याद होगा कि सक्रिय ऊर्जा क्या होता है, प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, उत्प्रेरक से। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से क्या होता है, अभिक्रिया का दर बढ़ता है। अभिक्रिया का दर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। यदि आप देखे होंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा पढ़ोगे आप लोग। ओके, हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ये वाला मान लेते हैं क्या है, बिना उत्प्रेरक का है। जैसे उत्प्रेरक डाल के रिएक्शन कराते हैं क्या होता है, ये थोड़ा सा नीचे आता है। क्या होता है, नीचे आता है। इसी अंतराल में हम बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। ये सक्रिय ऊर्जा है, ये कब का है, बिना उत्प्रेरक का है। और यहाँ पर कब का है, जब उत्प्रेरक था तब का है। तो उत्प्रेरक आने से क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर कम हो गया। परंतु क्या डेल्टा एच में कोई बदलाव हुआ, यहाँ से यहाँ तक होता है डेल्टा एच। ये क्या होता है, ये होता है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच में कोई बदलाव नहीं होता। इसी तरह डेल्टा एच और डेल्टा जी में भी कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, चलिए तो 5 का आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सर्किट में क्या प्रवाहित होता है। पिछला जो आप लोग टेस्ट हुआ था उसमें पूछा था बाह्य सर्किट, क्या पूछा था, बाह्य सर्किट। तो ध्यान देंगे। तो गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सर्किट में क्या होता है, आंतरिक सर्किट में होता है आयन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। यही रहता है बाह्य सर्किट। तो हम जानते हैं सेल या बैटरी के बाहर सर्किट में क्या होता है, तार होता है। तो तार में क्या प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन में प्रवाहित होता है। तो यदि बाह्य सर्किट होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, आंतरिक सर्किट इसलिए क्या होगा, आयन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है सूक्ष्म सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। यदि आप सूक्ष्म सेल पढ़ोगे तो उसमें डेली पढ़ोगे लोग कि सूक्ष्म सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है, एक पेस्ट होता है। किसका, अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का। ओके, तो ऑप्शन ए दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, बी दिया सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, सी दिया अमोनियम क्लोराइड। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी। तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया अभिक्रिया का क्रम हो सकता है। अभिक्रिया क्रम, अब क्रम माने क्या होता है, कोटि। तो अभिक्रिया कोटि क्या हो सकता है, ऑप्शन ए दिया शून्य, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन बी दिया पूर्ण संख्या, यह भी हो सकता है। सी दिया पूर्णांक, अंश और शून्य। तो पूर्णांक में क्या होता है, निगेटिव नंबर भी आते हैं, परंतु कोटि निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, अंश हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, बिल्कुल शून्य भी हो सकता है। ओके, धनात्मक में कोई पूर्णांक हो सकता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पूर्णांक दिया है ना, तो इसलिए नहीं होगा। डी दिया है अंश, तो सिर्फ अंश तो होता नहीं। तो अब इन चारों ऑप्शन में सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, तो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पता है क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखना चाहिए था पूर्ण संख्या। क्या लिखना चाहिए था, पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, खाली जब इसमें अंश दिया है, शून्य दिया है, तो यहाँ पूर्ण संख्या लिखा इंटीजर। ओके, बट कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर, इन चार ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दर एवं दर स्थिरांक की इकाई किसके लिए समान होती है। तो आप पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, दर और दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है, समान होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। शून्य क्रम की अभिक्रिया कैसे होता है, तो ध्यान देंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है, दर, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग नियम के अनुसार दर का फॉर्मूला क्या होता है, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर एन, जहाँ एन क्या है, अभिक्रिया कोटि है। अभिक्रिया क्या है, कोटि है। तो शून्य कोटि दिया है, शून्य कोटि। तो शून्य कोटि के लिए एन का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो जब पावर में 0 तो क्या होगा, खत्म, क्योंकि यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, जो इकाई दर का होगा वही इकाई वेग स्थिरांक का होगा। क्या होगा, दर स्थिरांक होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो शून्य क्रम के लिए क्या होता है, दर और दर स्थिरांक का इकाई क्या होता है, समान होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सही आरेखनीय समीकरण क्या है। सही आरेखनीय समीकरण क्या है, तो हम लोग पढ़े थे आरेखनीय समीकरण, ये कब पढ़े थे लोग, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता, यानी केमिकल काइनेटिक्स में। तो फॉर्मूला पढ़ेंगे के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ओके, तो देखिए किस ऑप्शन में से दिखाई दे रहा है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड बार बार पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया के बराबर ए ई के पावर माइनस ए बाई आर टी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया प्रति चुंबकीय है, इसे क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है, तो वैसे आयन जिनमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो यदि कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका n-1d ऑर्बिटल में, n-1d ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो किस लिस्ट में आएगा, प्रति चुंबकीय की लिस्ट में। तो ऑप्शन ए दिया औरम, औरम माने सोना। तो हम जानते हैं सोना के n-1d ऑर्बिटल क्या होता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ओके, आगे आपको देखने की भी जरूरत नहीं। दिया है पीला रंग दिखाने वाला लेंथेनाइड कौन सा है, आपको रटना ही पड़ेगा। यदि प्रैक्टिकल लैब वगैरह में प्रैक्टिकल क्यों होता है, सब देखे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। तो डी क्या डी कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 12 का अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2F माइनस बन रहा है, इसके लिए इनोर का मान दिया 2.8 वोल्ट। फिर दिया 1/2 F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन F माइनस बन रहा है, इसके लिए इनोर का मान क्या होगा। ओके, ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है, F2
2 इलेक्ट्रॉन 2f, यहाँ पर 1/2, यानी इसमें 1/2 कर दे, यहाँ पे 1/2 कर दे, 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा। हालांकि यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, पर उससे कोई मतलब नहीं है। बोला गया इसके लिए ई नोड का मान क्या होगा, तब वो बता दें। ये जो ई नोड सेल है ना, ई नोड जो है, ई नोड किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओके, एक तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ 2 से भाग करे, गुणा करे, भाग करे, उससे कोई असर होने वाला नहीं है। तो पहले था 2.8 वोल्ट, तो अभी भी क्या होगा, 2.8 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 80 कर दें। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है नमक पुल, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, मैंने हालांकि हिंदी ही टर्म है, इसका एक और नाम है लवण सेतु। क्या नाम है? लवण सेतु। तो लवण सेतु इस इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज में शामिल है ऑप्शन ए केलोमल, बी क्रूसिव सब्लिमेंट, पानी, अगर पेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। यदि आप पढ़ोगे लवण सेतु, इसमें क्या पढ़ेंगे लोग, अगर पेस्ट का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है H2 से H प्लस, फिर दिया है Ag प्लस से Ag। ये क्या है? एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, पढ़े बोले सेल चित्र। तो कौन सा सेल दिया गया है आपको? तो ये H2 से बन रहा है H2 प्लस, फिर Ag प्लस से बन रहा है Ag। तो बोला गया इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, इस पूरा सेल का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, हमको निकालना है इस सेल। क्या निकालना है? इस सेल। ओके, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोला, ओके, यानी ई नोड निकालना है। क्या निकालना है? ई नोड सेल निकालना है। अब देखिए ई नोड सेल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पढ़े हैं लोग, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, और यहाँ पे हम लोग कौन सा लेते हैं, रिडक्शन वाला लेते हैं, कहते हैं आर, आर मैंने क्या, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। एनोड का भी क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो बहुत बार क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहता है, उसको उल्टा करके हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। हालांकि इसको भी बताइए। अब बताइए इसका ये कब निकलेगा, जब हमको क्या हो, कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता हो तभी जगह बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें पहचानना है कौन एनोड है, कौन कैथोड है। ओके, तो पढ़े लोग एनोड को होता है ऑक्सीकरण। अब इसमें कोई ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ 0 था, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, 0 से बन गया +1। तो जब 0 से +1 बन गया, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण किसको होता है, एनोड पर, यानी ये वाला एनोड है। ओके, अब यहाँ +1 से आ रहा है 0 पर, तो +1 से 0 पर आना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ये हो रहा है अवकरण। अवकरण किसको होता है, कैथोड पर, यानी ये वाला है कैथोड। ये वाला क्या है बाबू, कैथोड। ओके, अब फॉर्मूला में इनोड कैथोड, कैथोड का हमको लेना है इनोड, वो भी क्या रिडक्शन। अब बताइए कि इसमें कहीं, एक मिनट, Ag प्लस से Ag वाला दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है ना, हालांकि देना चाहिए था क्वेश्चन में, अब नहीं दिया था, आपको याद होना चाहिए। हालांकि याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, याद करने की जरूरत नहीं होती है, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और नहीं मिला है तो आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े तो उसमें सबका वैल्यू देखे होंगे। ओके, हालांकि ये तो सबको याद रहता है कि H2 का क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। Ag का तो जान लीजिए, Ag का होता है 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, इनोड कैथोड, कैथोड कौन है, Ag, तो Ag प्लस Ag का ही चाहिए। तो क्या होता है 0.80 तो 0.80 माइनस एनोड, इसका होता है 0 तो 0, कितना है 0.80 वोल्ट। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है 0.8 है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 नंबर दिया है इनोड Cr3 प्लस से Cr माइनस 0.72 वोल्ट, और फिर इनोड दिया है Fe2 प्लस से Fe, यानी ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। देखिए +3 से 0 पर है, यानी रिड्यूस हो रहा है, यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है। जब दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो क्या बोला गया, सेल का पोटेंशियल निकालना है। अब इससे सेल कौन सा बनेगा, देखिए तो अब इसमें कौन एनोड है कौन कैथोड है नहीं बताया गया है। तो एनोड कैथोड पहचानने के लिए आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो बता दें आपको, जो चीज आसानी से ऑक्सीकृत होती है वो एनोड का काम करता है, जो आसानी से ऑक्सीकृत होती है कैथोड का काम करता है। ये चीज आप लोग विद्युत रासायनिक जो श्रेणी पढ़े होंगे लोग, उस श्रेणी की सहायता से पहचान सकते हैं कि कौन आसानी से ऑक्सीकृत होगा, कौन आसानी से अपकृत होगा। ओके, तो आसानी से ऑक्सीकृत होने वाले एनोड की तरह काम करते हैं। तो सीरीज में जाकर देखेंगे ना तो पता लगे Cr3 प्लस Cr, यानी जो क्रोमियम है ना, ये आसानी से ऑक्सीकृत होता है। क्या होता है, आसानी से ऑक्सीकृत होता है, किसकी तुलना में, आयरन की तुलना में। किसकी तुलना में, आयरन की तुलना में। यानी ये वाला एनोड का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, एनोड का। ये वाला काम करेगा कैथोड का। किसका काम करेगा, कैथोड का। हमको निकालना है सेल का पोटेंशियल, यानी हमको निकालना है ई सेल। क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। ओके, एक और बात, एक मिनट, सेल का पोटेंशियल दिया है। अब देखिए इनर्ट सेल तो निकाल सकते हैं, इनर्ट सेल, परंतु यहाँ पे क्या बोला है, मानक पोटेंशियल नहीं बोला है, खाली पोटेंशियल बोला है। अब इसलिए हमको नेनसल्ट जो पढ़े थे समीकरण उसका यूज करना होगा। तो उस समीकरण से कब बना पाएंगे, जब इसमें कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता है। क्या दिया रहता है कि इसका कितनी सांद्रता, इससे कितनी सांद्रता है। अब सांद्रता तो दिया नहीं है, परंतु एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करना है। तो हो सकता है यहाँ पर आपसे पूछा हो मानक सेल भी हो, क्या पूछा हो, मानक वाला पूछा, तो चलो मानक वाला ही निकालते हैं। क्योंकि सेल का पोटेंशियल तभी निकलेगा जब क्या पता हो,
इसमें टेम्परेचर पता हो, कॉन्सेंट्रेशन पता हो, तभी निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलते निकालते हैं ई नोट सेल। तो बताइए ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी पढ़े चलो। ई नोट कैथोड, और कैथोड क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका, देखिए इसका क्या दे दिया, 2 + 0 रिडक्शन दिया है, तो अच्छी बात है। तो रिडक्शन, यदि रिडक्शन नहीं दिया तो मैं यहाँ पे दिया था Fe से Fe2+, तो हम इसको उल्टा करते हैं, इसको उल्टा करते हैं लोग ना, तो चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह क्या बदलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे Fe2+ Fe का -0.42 दिया है, तो Fe से Fe2+ क्या होगा, +0.42 होगा, यानी उल्टा करना होता है। हालांकि इसमें जैसा चाहिए वैसा मिल गया। माइनस क्या होता है, ई नोड ए नोड, ये भी कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो देखिए कैथोड इसमें कौन होगा, कैथोड, तो इसमें कैथोड होगा ये वाला, तो इसका दिया है -0.42 माइनस ई नोड, ए नोड क्या होगा, ए नोड दिया है कितना, -0.72, ये कितना होगा, -0.42 माइनस माइनस प्लस 0.72। तो सॉल्व कर कितना, 2 में से 2 गया 0, 7 में 4 गया 3, 0.30 वोल्ट, 0.30 वोल्ट कौन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नहीं दिया 0.26, 4 का अंतर आ रहा है, 0.339, ये भी लगभग 4 का अंतर है, हालांकि इसमें कम फासला है। अब बाकी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी टी कर देंगे। बट क्या है, क्वेश्चन के अनुसार यदि ये निकालेंगे तो डेटा इनकम्प्लीट है, ओके, और ये निकालेंगे तो फिर ऑप्शन घबरा रहा है। तो हो सकता है ऑप्शन उसके अनुसार दिया गया हो, किसके अनुसार, जिसमें और भी कुछ डेटा दिया रहा हो, ओके, बट कोई बात नहीं। तब तो इसमें फिर ट्रिक क्या करेंगे, तो जब भी एग्जाम में सिचुएशन उत्पन्न हो, हालांकि बिहार बोर्ड बहुत सारा ऑप्शन देता है, फाइनल में क्या करता है 70 में 35 बनाने को देता है, तो ये सब क्वेश्चन आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे कुछ देर के लिए, अब बाद में बनाएंगे। बाई जब 35 को नहीं मिले तब नहीं इसको बनाना पड़ेगा, ये सब तो नहीं ध्यान देंगे, ओके। हालांकि अभी इसका ऑप्शन नंबर डी करते हैं, क्यों, क्योंकि किसके नजदीक है, डी, ऑप्शन नंबर बी के, सॉरी ऑप्शन नंबर बी के नजदीक है, तो बी टी कर दिए, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 17 पर, ध्यान देंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्नलिखित में कौन शून्य अभिक्रिया, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो अभिक्रिया क्या दी है यहाँ पर, ए किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, तो हालांकि से कोई मतलब नहीं है जी से, फिर ए से बन रहा है बी, किस कोटि का अभिक्रिया, शून्य कोटि का अभिक्रिया। तो बोला गया है कि इस क्रम को दर्शाता है, यानी इस 4 ग्राफ दिया है ना, चारों ग्राफ में कौन सा ग्राफ शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सही, आपको ये बताना है। पहला ग्राफ किसी बीच खींचा गया, उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच, ओके। चलिए पहले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप सिर्फ थ्योरी पढ़े होंगे, थोड़ा सा ध्यान से सोच लें, तब ऑप्शन नंबर ए बता सकते हैं। कैसे, तो ऑप्शन ए बोल रहा है समय कितना हो बढ़ जाए, उत्पाद की सांद्रता चेंज नहीं होगा, यानी उत्पाद की सांद्रता कांस्टेंट होता है, जो बिल्कुल गलत है। हम जानते हैं उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगी, इसे गलत हो गया, ओके। बट इसे आप मैथमेटिकली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल जो ऐसे बन रहा है उसको बना लेते हैं। ऑप्शन बी दिया है, ए की सांद्रता में परिवर्तन का दर समय के साथ बढ़ता है, समय बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, यानी सांद्रता में परिवर्तन का दर, सांद्रता में, यानी इसको बोल सकते हैं अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर क्या हो रहा है, तो अभिक्रिया की दर समय के समानुपाती है, यानी समय बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है, ओके। चलिए चेक करते हैं इसको। तब अभिक्रिया की दर, तो हम लोग पढ़े हैं लोग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है, दर DA/dt क्या दर है ना, यहाँ पर दिखा भी देते हैं DA/dt क्या होगा इसके लिए, तो ए के रूप में लिखे लिखेंगे -DA/dt, जब बी के रूप में लिखे लिखेंगे यहाँ पर डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B/dt। अब फॉर्मूला क्या होता है, के रिएक्टेंट का पावर, रिएक्टेंट का पावर में क्या होता है, कोटि होता है, कोटि। तब बताइए यहाँ पर रिएक्टेंट का पावर में, रिएक्टेंट क्या है ए, तो ए के पावर में क्या लेंगे, कोटि, तो शून्य कोटि कहते हैं, क्या लेंगे 0, तो 0 मैंने खत्म, यानी ये वाला देखिए इतना गया। अब इसमें देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन का दर जो है, यानी अभिक्रिया की दर है, क्या है, के यानी कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो यानी इसके बीच जो ग्राफ होता है कैसा होता है, एक इधर होता है, समांतर रेखा होता है, बट ऐसा तो दिया नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या है गलत, बी भी क्या है गलत है। चलिए अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। सी दिया टी हाफ और ए नॉट के बीच ग्राफ, ध्यान देंगे। तो टी हाफ, तो बताइए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी हाफ का फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, माने प्रारंभिक सांद्रता बटा 2 के, प्रारंभिक सांद्रता बटा 2 के, यानी R0/2 के, R0/2 के। हम किसके बीच ग्राफ खींचना है, टी हाफ और ए नोड के बीच, यानी अच्छा टी, अच्छा ए नोड, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आर जो है क्या है, ए है, जहाँ आर होगा लिखेंगे ए लिखेंगे, जहाँ आर होगा लिखेंगे ए, यानी ए नोड सिंपल। तो देख टी हाफ और ए नोड में क्या रिलेशन है, ये क्या है, समानुपाती आ रहा है, टी हाफ ए नोड समानुपाती है। चलिए तो अब यानी ऐसे बोल रहा है कि ए नोड कितना हो बदले, टी हाफ में बदलाव नहीं हो, जो बिल्कुल गलत है। ए नोड के मान बढ़ने से टी हाफ मान क्या होगा, बढ़ेगा, ये घटने से क्या होगा, घटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या है गलत है। तो जब ए बी सी तीनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी सही होगा, क्या होगा, डी सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे, ओके। हालांकि आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 सोल्यूशन। अब चलते हैं आगे, देखिए
क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किसी अभिक्रिया के लिए क्षय स्थिरांक इतना है, और यहाँ देखिए पर सेकंड दिया है, पर सेकंड यानी सेकंड इनवर्स दिया है। अब सेकंड इनवर्स है तो आप बताइए किस अभिक्रिया का, हालांकि यहाँ बोल वेग स्थिरांक, तो किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक सेकंड इनवर्स में समय इनवर्स में होता है, तो हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का। फिर देखते हैं क्या दिया, तो के का मान दिया है 1.1 गुणे 10 के पावर -9 सेकेंड इनवर्स। ओके, तो बोला गया है अभिक्रिया का हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु ज्ञात करना, यानी टी हाफ निकालना। तो बताइए किस कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहाँ से पता किया, इसके मात्रक से पता किया। ओके चलिए, तो हमको निकालना टी हाफ, तो टी हाफ फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अब बटा के, किसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब 0.693 बटा के का वैल्यू कितना दिया है 1.1 × 10⁻⁹। अब बताइए पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर दे, तो 6.93 बटा 1.1 इंटू, अब दशमलव इधर शिफ्ट किया था क्या आएगा 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 बटा में है 10 के पावर -9। ओके, अब बताइए कितना आ गया, तो दशमलव देखिए एक 6 यानी एक को 6 से काटेंगे तो 6 आएगा ना, लगभग 6 कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा, 6। अब इसको हल कर कितना आएगा, तो ऊपर -1 है और नीचे माइनस पर है तो प्लस है, +9, तो -1 + 9 8 है, यानी 6 × 10 के पावर 8 लगभग में इतना है। देखिए तो कोई दिया है 6 × 10 के पावर 8, यहाँ दिया 1.2 गलत, 6.3 10 के पावर 8, यानी ये हो सकता है, ये बहुत कम है, 3.3 दिया 2.1 निकल, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, यानी इसका अर्थ है कितना होगा 6 × 10⁸ सेकंड होगा। ओके चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना का सोल्यूशन, 18 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, 19 नंबर दिया है a + b से प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ लिखा है dx/dt = k a के पावर a b के पावर b, a के पावर a b के पावर b। तो अभिक्रिया क्रम यानी कोटि क्या होता है, हम लोग जानते हैं लोग अभिक्रिया कोटि कैसे निकालते हैं, तो ये जो है ना अभिकारक की सांद्रता, तो वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया कोटि बोलते हैं। इस अभिक्रिया कोटि क्या होगा a + b, क्या होगा बाबू a + b होगा, जहाँ a क्या है a की सांद्रता का पावर है और b क्या है b की सांद्रता का पावर है। ओके, तो a + b होगा, तो कैसे कहीं a और b का मान दिया है, नहीं दिया है ना, तो हालांकि अब जब नहीं दिया तब हम क्या करें ध्यान देंगे, तो बताइए यहाँ पर इस a का पास को क्या है 1 है, या b के पास 1 है, इस स्मॉल a का मान हम a मान लेंगे, स्मॉल b का मान b मान लेंगे, क्यों, इस a के पावर में क्या है a, यानी इसके पावर में होगा 1, इसके पावर में होगा 1, तो 1 1 क्या होगा 2। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि ये वाला इस पर आएगा, कोई जरूरी नहीं, आप किताब पढ़े तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है, ये जो पावर में x वही हम लोग पढ़े थे लोग कि वेग बराबर होता है के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर y। ये अभिकारक जो अभिक्रिया होता है ना, अभिक्रिया में स्टाइकोमेट्री के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये प्रायोगिक डेटा है जो प्रयोग से निकल के आता है। बट इस सवाल में जब ए बी का मान नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे। ए के पावर जो है ना यहाँ वाला मान होगा, 1 होगा 1 होता है, 1 + 1 क्या है 2, ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है के ए के पावर -a/RT, के बराबर ए के पावर -a/RT के लिए कौन सही है, कौन सही है, ऑप्शन ए E एक्टिवेशन ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। आर रिडबर स्थिरांक है, नहीं गलत है। आर क्या होता है, यहाँ पर गैस नियतांक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए मिल गया तो ऑप्शन ए टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर टिक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन देखिए गलत है, यहाँ लिखा है के, इसमें के, तो के क्या होता है वेग स्थिरांक होता है ना, परंतु क्या बोला संतुलन स्थिरांक है, जो बिल्कुल गलत है। के क्या होता है वेग स्थिरांक यानी वेग नियतांक होता है। ओके, ए दिया है एड्जॉर्प्शन कारक, नहीं एड्जॉर्प्शन कारक यानी जो पढ़े थे लोग अधिशोषण अवशोषण उसमें का बोल रहे हैं, ये भी गलत है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है N2 से 3H2, N2 और यानी देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में और रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है अमोनिया बन रहा है, क्या बन रहा है अमोनिया, के लिए कौन सही विकल्प है। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा है DH2/dt, अब देखिए जब यहाँ पर H2 लेंगे और यहाँ लिखा है NH3 और dt, देखिए समय क्या दिया है H2 और NH3 का बात किया ना, तो अब इसका dt निकाल लीजिएगा। तो H2 की बात करते हैं, H2 निकाल लेंगे हम लोग -1/3 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt, ऐसा पढ़ेंगे आप लोग। जब हम NH3 की बात करते हैं क्या है 2 है, तो लेंगे 1/2 d NH3 अब बटा में क्या लेंगे dt, किस ऑप्शन में से दे देंगे, तो -1/3 dH2/dt और 1/2 ऑप्शन नंबर बी, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके चलिए, दिया रहा क्वेश्चन नंबर 21 सोल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसके द्वारा दर्शाया गया है, ध्यान दीजिए D5 दिया था। अब चाहिए चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम किसका होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है चुंबकीय आघूर्ण जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम, चुंबकीय आघूर्ण कम। चलिए ये वाला क्या है, तो डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं 5, 4 ऑप्शन है ना, चलिए 4 बनाते हैं।
ध्यान देंगे। चलिए पहला क्या लिखे यहाँ पर D5, ये D5। ऑप्शन बी में क्या दिया है D6, D6। ऑप्शन सी में क्या दिया है D7, तो D7। ऑप्शन डी में क्या दिया है D8, तो D8। और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 2 3 4 5, इसमें कितना भरना है 6, 1 2 3 4 5 6। और इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5। इसमें कितना है, इसमें n का मान दिया है 4। इसमें चेक करते हैं 7 भरना है तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना है 3, इसमें n का मान दिया है 3। इसमें 8 भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना है 2, तो n का मान दिया है 2। अब बताइए क्या बताना हमको, चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम किसका है। तो चुंबकीय आघूर्ण फॉर्मूला पड़े, चलो n × n+2 किसमें अंदर रूट में, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला, ये होता है बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है बोर मैग्नेटॉन। अब देखिए पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, हम जाने जिसके लिए n का मान अधिक उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण अधिक। जैसे बोला किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक है, तो इसमें दिया है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 3 2, सबसे अधिक 5 इन ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है एक्टिनाइड की स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। जब आप लेंथेनाइड एक्टिनाइड पढ़ेंगे तो सबको मिलेगा कि इसकी स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, सामान्यतः कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, तो +3 ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्रोसिव सब्लिमेंट का सूत्र है, ये होता है HgCl2, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सब्लिमेंट इसमें पता है क्यों आया है, तब पढ़ेंगे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन पढ़ेंगे तो ये आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ठीक है, एक तरह से क्या होता है, संक्षारक होता है, विषैला होता है, इसके बारे में पढ़ के पता लग जाएगा। ठीक है, परंतु इसके बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, बड़ी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में +4 आयन जिसके पास 4f सबसे आधा भरा होता है कौन सा है। अब इसके लिए आपको पता है सब ऑप्शन में कब बता पाएंगे, कब बता पाएंगे, जब आपको प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता है। ठीक है, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े होंगे, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स एक ही पाठ में दिया है तो सबको ये मिला होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यानी टीबी होगा। क्या होगा, टीबी। अम्लीकृत KMnO4 को किसके द्वारा रंगहीन किया जाता है, जानिए। अब अम्लीकृत KMnO4 है, तो हम जानते हैं एक प्रकार क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। अब इसको करना है रंगहीन तो कोई अवकारक क्या मिलाना होगा, अवकारक रिड्यूसिंग एजेंट मिलाना होगा। तो अब Br2 दिया है, O3 दिया है, तो हम जानते हैं O3 क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, ये तो कौन कीमत पर नहीं होगा। फिर यदि HCl यहाँ पे लिखा है Br, तो Br तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, यहाँ होना चाहिए Br- होना चाहिए था ना, Br तो होता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। अब ये चार ऑप्शन में कौन सबसे अधिक अवकारक है, तो ये है HCl, ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, सी। क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। हालांकि Br2 भी कर सकता है, बट इससे भी अधिक कौन करता है, HCl करता है, इसलिए ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है किसके साथ AgNO3 लाल अवक्षेप देता है, तो होगा ऑप्शन नंबर ए K2Cr4, K2Cr4। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सा आयनिक ऑक्साइड है, MnO, MnO7, CrO3, P2O5। अब देखिए MnO सब, देखिए एक और बात, इसमें बोला है कौन सा आयनिक ऑक्साइड है, तो सबसे अधिक आयोनिक कैरेक्टर किसमें है, इसमें है MnO में। जैसे ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे। कैसे पता करेंगे, आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के पता कर सकते हैं। तो पढ़ेंगे लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने से क्या होता है, आयोनिक कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। कोवैलेंट नेचर क्या होता है, यानी सहसंयोजन गुण जो होता है बढ़ता है। समझिए हम इसी की बात कर लें, समझिए MnO7 की बात कर लें, जैसे CrO3 की बात कर लें, किसी का भी देखे तो इसमें क्या होगा, थोड़ा कुछ कोवैलेंट नेचर भी आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा MnO, जो कि क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। ओके, मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है, तो सिंपल सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें सब में। हालांकि यदि आपको ये याद हो Mn का अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +7, तब लिखें +7 किसमें होता है, तो हम पढ़े चलो पोटेशियम पर मैग्नेट में क्या होता है, +7 होता है। आप इसे बता सकते हो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। परंतु हम निकालने से करते हैं Mn का निकालने से क्या मान लेते हैं, x, तो x ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 तो क्या होगा, -6। कुल चार्ज कितना है, 0 तो 0, x का मान कितना रहा, +6, यानी यहाँ पर क्या रहा, इसका रहा +6 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ M निकाल क्या गया था, यहाँ पर 3x -4 दूना 8 बराबर 0, तो 3x का मान कितना गया, 8, x का मान आएगा 8/3, 8/3 2 पॉइंट समथिंग, ये आ रहा है 8/3, जो कि इससे भी कम है। KMnO4 में निकाला, Mn का x मान है, ये कितना आएगा, +7 आएगा, पर आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, इसका 1 + x -8 बराबर 0, इसमें निकाले तो क्या आएगा 2, इसका 1 होता है ना, +1 पोटेशियम का, Mn का x, तो x -4 दूना 8 बराबर 0, तो यहाँ कितना आएगा x का मान, 8 - 2 यानी 6 आएगा। तो बताइए सबसे अधिक कौन है, +7 है, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में क्रोमियम का आयनिक रेडियाई न्यूनतम है। अच्छा, किसका आयोनिक रेडियाई, आयोनिक माने क्या होगा, आयनिक, रेडियाई माने त्रिज्या, किसका आयनिक त्रिज्या सबसे कम है, और किसका बात किया, क्रोमियम का, तो
इसमें भी क्रोमियम है, इसमें भी क्रोमियम है, इसमें भी क्रोमियम है, इसमें क्रोमियम है। पता नहीं किसमें क्रोमियम का आयोनिक रेडियस सबसे कम है। ओके, तो चलिए कोई भी धातु है जब धनायन बनाता है, तो मान लीजिए सीआर की बात करें, सीआर प्लस, सीआर2 प्लस, सीआर3 प्लस, तो हम लोग पढ़े थे लोग कि जब धनायन पर चार्ज बढ़ता है तो त्रिज्या घटता है। तो इसका क्या होगा, सबसे अधिक त्रिज्या इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, यानी चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है, त्रिज्या घट रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे। और वो देखना किसमें कितना चार्ज है, किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इसमें सीआर का निकाल रहे कितना आएगा बताइए, पोटेशियम का 1 तो 2 है तो 2, सीआर का x अब -4 दूना 8 बराबर 0, तो इसका कितना आ गया, ऐसा कि x 2 में 60 गया 6 बराबर 0, यानी x का मान आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6, तो ये प्लस 6 होगा। तो हम जानते हैं कि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6, तो इससे अधिक तो किसी में हो नहीं सकता है। तो जब सबसे अधिक यानी यहाँ पर सीआर किस रूप में, सीआर6 प्लस के रूप में, तो इसका आयोनिक रेडियस क्या होगा, सबसे कम होगा। इसमें क्या बोला है, एक न्यूनतम है ना बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अब बाकी निकाल लीजिए, इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा +4, इसमें कितना आएगा +2 आएगा, इसमें कितना आएगा, इसमें +2 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए तो इस तरह कर क्या होता है, केमिस्ट्री का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आज एग्जाम में आए थे, उस पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में किसी अन्य क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।